जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आपको पता होगा पिछले 3 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AIS, TIS और फॉर्म 26AS नाम के जो खतरनाक जो दोस्तों फॉर्म्स थे वो इशू किए गए थे। अब इस फॉर्म्स के अंदर आपको पता होगा यहाँ पर बहुत सारा डेटा आपके पैन कार्ड के जो ऊपर रिलेटेड होता है, डिपेंड होता है, वो यहाँ पे शो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेविंग का ब्याज है, अगर आपका 10 रुपये भी सेविंग का ब्याज आया है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा GST की टर्नओवर, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस, FD वगैरह करवाइए अपने, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ जाती है। लेकिन जब आप अपना ASTS देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारा डेटा शो होता है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा या आप कंफ्यूज हो गए हो कि आपको ये जो डेटा है वो कैसे दिखाना है, कहाँ दिखाना है, कौन सी ITR का फॉर्म आपको भरने हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपना ASTS डाटा देखना है, खोलना है, उसके बाद में हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे दिखाएं, इस चीज़ को यहाँ पे दिखाएं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तब हमें कॉल कर सकते हैं। कमेंट करके आप हमसे कोई भी आपका डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए ASTS और 26AS का डेटा आपको ITR में कैसे कैसे कहाँ कहाँ दिखाना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा जाने वाला दोस्तों ये क्वेश्चन है कि AIS, TIS और फॉर्म 26AS का जो डेटा है वो ITR के अंदर हमें कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। कुछ लोगों के तो 10-10, 20-20 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं ASTS में शो होते हैं। तो 31/3/2024 को जो साल खत्म हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 का ASTS का डाटा, हमें कौन सा डाटा कहाँ पे शो करना है। सबसे पहले तो ASTS क्या है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे 2 खतरनाक फॉर्म जो कि ट्रैक करते हैं आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, आप कहाँ पे पैसा लगाते हैं, आपके सारे के सारे खर्चे कहाँ पे आप पैसा उड़ाते हैं। ये कैसे आ जाता है दोस्तों, आपके पैन कार्ड के थ्रू आ जाता है। आजकल तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर रखा है। अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं, आधार कार्ड देते हैं तो भी सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पे शो हो जाता है। तो ASTS क्या है, जैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर राइट साइड में AIS का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, और इसके अंदर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, ये आप देख सकते हैं 20-21 फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 और 23-24। हालांकि ITR हम असेसमेंट ईयर 24-25 की भरते हैं, लेकिन ASTS आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ही देखना है। ये 4 सालों से हमें यहाँ पे फॉर्म शो हो रहा है। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये देखिए डिविडेंड, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट के अंदर बिजनेस की रिसीट, FD और कितने रुपए की करवाई, कितने रुपए की परचेज की आपने। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रांजेक्शंस यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों। GST की टर्नओवर होगी, क्रेडिट कार्ड, मिसलेनियस पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी विनिंग, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बहुत सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो करती है। तो सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा हर एक ASTS में आपको ये मिलेगी, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट। दोस्तों पिछले 3-4 सालों से पहले क्या होता था, किसी भी व्यक्ति का सेविंग के अंदर ब्याज आ रहा है तो वो अपने उसको ITR में दिखाता ही नहीं था, लेकिन अब ASTS में वो बोल रहा है। तो ऑल सेविंग बैंक अकाउंट दोस्तों, जहाँ पर भी आपने अपना पैन नंबर दे रखा है या आधार नंबर दे रखा है, हालांकि कोई ग्रामीण या ऐसा कोई छोटा मोटा जो भी बैंक है जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो उसका अलग बात है, अदरवाइज हर बैंक का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट है वो दिख जाएगा। ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा दोस्तों। अगर आप ITR 1 भर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर जा रहे हैं, 80TTA के अंदर आपको 10,000 रुपए के इस ब्याज की छूट मिल जाएगी। 80TTB के अंदर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 रुपए के ब्याज की छूट मिल जाएगी। ये सेविंग प्लस FD दोनों का मिलाकर होगा। न्यू टैक्स रिजाइम में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो चाहे नॉर्मल हो, आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से रेट टैक्स देना पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है और 10,000 रुपये सेविंग का ब्याज आया है तो 10,000 रुपये के ऊपर भी 30% आपको 3,000 रुपये इसका टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ITR 1 आप भर सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट आप अपना ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। इसके बाद में दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, डिपॉजिट होता है किसी पैसे को आप किसी सर्टेन टाइम के लिए वहाँ पे जमा करवा देते हैं। FD आपको पता होगा 1 मंथ की, वैसे तो 7 दिन से लेकर के आप 10 साल तक की FD करवा सकते हैं। तो जितने भी रुपए दिन की आपने FD कराई उसका ब्याज मिल रहा है वो भी आपके ऑनलाइन बोल जाता है। RD रिकरिंग डिपॉजिट दोस्तों, आपने हर महीने कोई किस्त भरते हैं, पोस्ट ऑफिस हो चाहे आप किसी भी बैंक में हो, तो ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए भी आप ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं अगर कोई स्पेशल इनकम नहीं है तो। और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं और आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपये की छूट मैंने आपको बताया था, सेविंग और FD के ब्याज की आप ले सकते हैं। अदरवाइज न्यू टैक्स रिजाइम हो या ओल्ड हो, आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से ही इसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड की। दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर रुचि रखते हैं और आपने कोई भी शेयर लिया था और उसकी डिलीवरी ली थी, डिलीवरी का मतलब है आपने उसको लेकर के 1 दिन से ज़्यादा वहाँ पे रख लिया था, तो ये डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद में कई बार
बार कंपनी जो अपना प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी बोलती है इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम आपको भी देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 शेयर थे किसी कंपनी के और कंपनी ने बोला हम 5 रुपये के हिसाब से आपको डिविडेंड देंगे, तो 5000 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगी। दोस्तों इसके ऊपर भी टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं अगर और कोई स्पेशल इनकम आपकी नहीं है। और 194 सेक्शन के अंदर दोस्तों एक कंपनी अगर आपको 5000 से ज़्यादा का डिविडेंड देती है तो वो आपका 10% TDS भी काटेगी। उस TDS को आप 26 में देख सकते हैं। तो डिविडेंड की इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएं। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड, दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आप रुचि रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने परचेज किए हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर सिप लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं 1000 रुपये महीना जैसे उन्होंने लगाया और 12 महीने के उन्होंने 12000 रुपये उनके पैसे वहाँ पे लग गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको रिडीम नहीं किया है, उसको सेल नहीं किया है। तो क्या होगा, इसको आपको सेल नहीं किया है तो ITR 1 के अंदर आप इसको कहीं नहीं दिखाएंगे, ITR 2 में भी कहीं नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप ITR 1 भर सकते हैं, 2 भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ITR 3 भर रहे हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए क्योंकि इतने रुपए आपने पैसे लगा रखे हैं, ये आपकी एसेट बन गई है। तो ITR 2 या 1 के अंदर आपको कहीं नहीं दिखाना है अगर सिर्फ परचेज किया है तो। और 3 और 4 के अंदर आप बैलेंस शीट के अंदर इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों सेल की। आपने परचेज भी की थी और सेल भी की थी। जरूरी नहीं है कि आपको परचेज करनी है, हो सकता है परचेज आपकी पिछले साल की हो, प्रीवियस ईयर की हो और बेची अब आपने, तो आपको क्या होगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और इंट्राडे भी हो सकता है। ये शेयर हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, इंट्राडे। अगर आपने शेयर को 1 दिन से ज़्यादा रखा और 12 महीने से पहले रखा तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। 12 महीने से ज़्यादा रख करके बेचा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ITR 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने दोस्तों इंट्राडे किया, एक ही दिन लेकर के एक ही दिन शेयर बेच दिए, अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अपना पैसा जमाया है तो ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या इंट्राडे हो। और इसके ऊपर टैक्स कैसे देना पड़ेगा, टैक्स आपको टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल F&O इंट्राडे की आपकी जो कमाई है वो 7 लाख रुपए तक है तो और न्यू टैक्स रिजाइम में आप जाते हो तो 0 टैक्स आपको देना है, कोई टैक्स नहीं देना है। वहीं पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दोस्तों 1 लाख रुपए माफ है, उसके बाद में 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स आपको देना है। ये रिपोर्ट दोस्तों आपको कहां से मिलेगी, आपका जो ब्रोकर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जीरोधा है, 5 पैसा है, अप स्टॉक्स है, तो आपको अप स्टॉक्स से याद आया दोस्तों, अप स्टॉक्स के अंदर आप फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे रखा है, उसकी सहायता से आप खुलवा सकते हैं ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग कर सकें और अच्छा पैसा आप कमा सकें। कैपिटल गेन रिपोर्ट है दोस्तों, जो टैक्स P&L होता है या ब्रोकर की रिपोर्ट होती है, वहाँ से आप अपना ये डाउनलोड करके उसके अंदर आपका डेटा अलग अलग दे दिया जाएगा। बिजनेस रिसीट दोस्तों, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ यही बिजनेस रिसीट है, मतलब और कोई अमाउंट नहीं आ रही है और ये 7 लाख रुपए तक है, तो आपकी ये मेन बिजनेस भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे ITR 1 भर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा सकते हैं। बिजनेस रिसीट के अंदर 194C, 194J, 194H, मतलब कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल फीस, इस तरह की अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाती है। तो 7 लाख रुपए तक है, मेन इनकम नहीं है, तो आप ITR 1 भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 7 लाख रुपए से या तो ज़्यादा आपकी अमाउंट आ रही है, ये आपका मेन बिजनेस है, तो ITR 3 आपको भरनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और उसके बाद में आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको 12 लाख रुपए की रिसीट आई है, तो 12 लाख रुपए अगर सारी की सारी इनकम में जोड़ेंगे तो आपके टैक्स लग जाएगा। फिर गवर्नमेंट कहती है आप इस कमाई को करने के लिए जो खर्चा किया था वो एक्सपेंसेस है, उसको आप दिखा दीजिए। ITR 3 भर के आप अपना जो टैक्स है, प्रॉफिट है 7 लाख से कम ले आइए, फिर आपका टैक्स 0 हो जाएगा। तो बिजनेस रिसीट को भी ITR 3 के अंदर दिखाना सुनिश्चित करें। इसके बाद है परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट। दोस्तों बहुत सारे लोगों का यह कन्फ्यूजन रहता है, अगर आपने किसी भी प्राइवेट बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से, किसी भी अर्ध सरकारी, आजकल तो ग्रामीण बैंक में भी अगर आप FD करवाते हैं और वो FD की अमाउंट 10 लाख से ऊपर चली जाती है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको पता होगा अगर आप ITR 1 भर रहे हैं या 2 भर रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट के इनकम को दिखानी पड़ेगी। आपको जो ब्याज आया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आपको दिखानी पड़ेगी और FD की अमाउंट आपको कहीं भी नहीं दिखानी है, कहीं भी नहीं दिखानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितने रुपए की भी FD कराते रहेंगे, आपको इसका जो प्रूफ है दोस्तों कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था, इसका सोर्स है, FD आपने कहाँ से करवाई थी, वो आप अपने पास में जरूर रखें। इन फ्यूचर के अंदर डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा ITR 1 और 2 में आपको कहीं नहीं दिखानी है। ITR 3 या ITR 4 आप भर रहे हैं दोस्तों, तो बैलेंस शीट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट में या अदर करंट एसेट में इसको दिखा सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारे लोगों को रेंट रिसीव होता है। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जैसे कि मकान, दुकान, प्लाट है और एक ही प्रॉपर्टी है, तो ITR 1 में आप दिखा सकते हैं। एक से ज़्यादा है तो ITR 2 आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ पे 30% का डिडक्शन स्टैंडर्ड, अगर आपकी 1 लाख रुपए का किराया आ रहा था दोस्तों, तो गवर्नमेंट कहती है 30,000 रुपये आपका माफ़ है, 70,000
10,000 रुपये ही आपका हम इनकम में जोड़ने वाले हैं। तो रेंट की इनकम को भी आप ITR 1 में अगर एक ही है, एक से ज़्यादा है तो ITR 2 में दिखाएं। प्रॉपर्टी सोल्ड, दोस्तों आप बहुत बार प्रॉपर्टी खरीदते बेचते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पता होगा जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपका पैन नंबर लिया जाता है। पैन नंबर लिया जाता है, इसका मतलब ये है अगर आपकी वो अमाउंट 30 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो रजिस्ट्रार जो होता है, जो आपकी रजिस्ट्री करता है, उसकी ड्यूटी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना दे दे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑनलाइन ये बोल जाती है कि आपने इतने रुपए की प्रॉपर्टी बेची थी तो उसको खरीदी भी होगी, जो खरीदी थी उसको आप यहाँ से डिफरेंस करेंगे। अगर आप सेल माइनस परचेज करेंगे, जो भी डिफरेंस प्लस में आ रहा है तो इसके ऊपर आपको कैपिटल गेन देना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म पे 20%, शॉर्ट टर्म पे स्लैब रेट के हिसाब से। तो ये आपको अपनी ITR 2 के अंदर दिखाना है दोस्तों, कैपिटल गेन। अगर आपको कोई ऐसी आपने प्रॉपर्टी बेची है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, फिर भी आप कोशिश करें इसको दिखा दें, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। प्रॉपर्टी परचेज, सेम कहानी दोस्तों। 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो ITR 1 और 2 भरते हैं तो आपको ITR में कहीं भी नहीं दिखानी है। ITR 3 और 4 भरते हैं तो आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर ये दिखाना पड़ेगा, और आपको ये प्रूफ जस्टिफिकेशन भी रखना पड़ेगा कि अगर मान लो 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है तो ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था, आपका खुद का पुराना पैसा था, आपने किसी से गिफ्ट लिया, आपने किसी से लोन लिया। एक और रूल मैं बता दूं दोस्तों, 50 लाख से ज़्यादा की अगर आप किसी की प्रॉपर्टी खरीदते हो या आप वहाँ पे किसी का बेचते हो तो दोस्तों खरीदते हो तो पेमेंट करने के पहले आपको 1% का TDS उसका काट के देना पड़ेगा। ये भी सामने वाले के ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन शो हो जाती है। इसके बाद में बहुत सारे लोगों का व्हीकल परचेज शो होता है। व्हीकल परचेज दोस्तों, इसके अंदर अगर आपने कोई कार खरीदी, कोई बस खरीदी, कोई ट्रक खरीदा, कोई JCB खरीदी, किसी भी तरह का कोई व्हीकल खरीदा हो, हालांकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपके व्हीकल के ऊपर भी TCS कलेक्ट हो जाता है, 1% होता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपए की आपने कोई कार खरीदी तो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स आपसे ले लिया जाएगा, वो आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा। तो कोई भी व्हीकल 10 लाख से ज़्यादा है, ITR 1 और 2 के अंदर दोस्तों आपको नहीं दिखाना है अगर आप भर रहे हैं तो, लेकिन इसका प्रूफ या जस्टिफिकेशन जरूर रखें कि आपने ये लोन लेकर के बनाई थी या कहाँ से बनाई थी। और ITR 3 या 4 भर रहे हैं तो बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेस्ट में इसको जरूर दिखाएं। ये आपका खुद का पैसा था, लोन से लिया, गिफ्ट से लिया, ये भी आपको दिखाना सुनिश्चित करना है। इसके बाद में दोस्तों मिसलेनियस पेमेंट, ये भी बहुत सारे लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अंदर मोस्टली आता है क्रेडिट कार्ड का बिल। दोस्तों आप जाने अनजाने में मजाक में क्रेडिट कार्ड तो बनवा लेते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड को कैसे मेंटेन करना होता है ये बहुत ही सीरियस इशू होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप तो अपने 1% के कमीशन के चार्जेस के चक्कर में, प्रॉफिट के चक्कर में अनाप शनाप लेन देन कर देते हैं, लेकिन ये सूचना वो क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है। इफ बिल पेड फॉर बिजनेस पर्पज, फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस चल रहा है और उसके अंदर आपने बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। सपोज करो आपने माल परचेज करना होता है, आपने कोई ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस करने हैं, तो वो अगर आपने खर्चे किए हैं और आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने वो एक्सपेंसेस परचेज बुक कर ली हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिवॉर्ड्स के लिए, कैशबैक के लिए अगर आप ये लेन देन करते हैं और आपका ये मेन बिजनेस नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ITR 1 भी अगर आप भरते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जितना भी कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह कमाई है वो आपको इसमें दिखानी है। अब बात कर लेते हैं, आपका CSC सेंटर है, ऑनलाइन वर्क करते हैं, किसी का फॉर्म भरते हैं, इस तरह का काम है और ये मेन बिजनेस है आपका, तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग तो दोस्तों ये भी रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का बिल भरा है तो इसका आप 6% नेट प्रॉफिट दिखा दें, 6 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों आपने 1 करोड़ के अंदर 1 लाख रुपए भी नहीं कमाया है, मान लीजिए आपके तो पॉइंटों के अंदर, परसेंटेज के अंदर आपका कमीशन मिलता है, तो आपको ये 44 AD के अंदर कुछ लोग आपको रेकमेंड करते हैं, लेकिन हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे कि 44 AD सेक्शन के अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी चाहिए। ITR 3 का फॉर्म आपको भरना है जिसके अंदर इन ट्रांजेक्शन से जो भी कमीशन आया, ये बिल कहां से आपने भरा, कहां से आया था, उसको मेंटेन करना है। और 31/3/24 को जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस था क्रेडिट कार्ड का वो बैलेंस शीट में ले लें, और इन ट्रांजेक्शन जो इनकम अर्न की है उसको आपको ITR 3 के अंदर दिखाना सुनिश्चित करना है। कैश डिपॉजिट हर घर की समस्या है दोस्तों, किसी के पास कैश ऑनलाइन है, किसी के पास कम है, किसी को 1 नंबर में चाहिए, किसी को 2 नंबर में चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और दोस्तों आप सेल या सर्विस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर 40 लाख रुपए की सेल थी और आपने 30 लाख रुपए नगद जमा करा रखे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 40 लाख रुपए के 30 लाख रुपए के आपने सेल के बिल काट रखे हैं और आपने इसको टर्नओवर में दिखा रखा है। अदर डिपार्टमेंट में आस्क टू सोर्स प्रूफ, नहीं तो क्या कर सकता है डिपार्टमेंट बोलेगा कि ये पैसा जो आया था आपके पास में कहां से आया था। अगर आप प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम इन्वेस्टमेंट मान करके आपको दोस्तों यहां पर भी हैवी टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। एक ये होता है दोस्तों, एक ऑनलाइन शॉप वाला है
इसके पास में कोई व्यक्ति आया, इसने 10,000 रुपये उसको नगद दिए और ये कहता है कि मेरे भाई के खाते में 10,000 रुपये भेज दो, तो वो भेज देता है। तो ये 10,000 रुपये पहले वो नगद जमा करवाता है अपने खाते में, फिर उसको भेजता है और ये बदले में लेता है 100 रुपये का कमीशन। तो इस तरह का अगर आप काम करते हो तो दोस्तों आपके पास में कोई लाइसेंस, सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन जैसे कि बैंक BC वगैरह होता है वो होना चाहिए। सेक्शन 44 AD के अंदर अगर आप सेल दिखाते हो तो उसका नेट प्रॉफिट, नहीं तो आपको ITR 3 के अंदर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना है। दोस्तों आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हो और ITR नहीं भरते हो तो सेक्शन 148 के अंदर आपको साल खत्म होने के 4 साल तक नोटिस आ सकता है। अगर आप उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो उसके ऊपर आपको हैवी टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो मेक श्योर करें कैश के अंदर ट्रांजेक्शंस ना करें, कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करें। अब कैश विड्रॉल, दोस्तों कैश विड्रॉल भी आजकल रिपोर्ट हो जाता है। आपका खुद का पैसा था वो आपने बैंक से निकाला तो सबसे पहले तो ये आपकी इनकम नहीं है। अगर आपके पास में इतने फंड थे, पिछले 5 सालों में आपने 5-5 लाख रुपए जमा करा के 25 लाख जमा कराए थे, अब आप 25 लाख रुपए निकाल रहे हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को क्या लेने देना है, क्यों टेंशन हो रही है? तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने पर्पज डिफाइन नहीं किया दोस्तों, और आपके पास जो कैश आया था वो कैश आपने यूज कहाँ पे किया नहीं बता पा रहे हैं, या वो कैश वाला पैसा आपके अकाउंट में कहाँ आया था वो भी नहीं बता पा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है। और आपको पता होगा 20 लाख से ज़्यादा का अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हैं और कैश विड्रॉल करते हैं और 3 साल की ITR आपने पिछली नहीं भरी है तो TDS आपका डिडक्ट हो जाएगा। ये TDS डिडक्ट होगा 2% के हिसाब से। सेक्शन 194N को आप डिटेल के अंदर देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको कैश विड्रॉल का भी रिकॉर्ड रखना है कि ये पैसा जो आया था वो कहाँ से आया था और जो यूज किया है वो कहाँ पे आपने किया है। GST टर्नओवर, दोस्तों अगर आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो 2 तरह से रजिस्टर्ड होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। कंपोजिशन वालों का डेटा कई बार शो होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन GSTR 1 और 3B का कंपैरिजन आपको करना है और जो ऑनलाइन GST की सेल बोल रही है उसको दिखाना है। ITR 4 भर रहे हैं तो 44 AD में, ITR 3 भर रहे हैं तो आप अपनी मेन बैलेंस शीट के अंदर सेल दिखाना सुनिश्चित करें। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स ऑडिट भी करवाएं, उसके बाद में ही आपको ITR 3 भरनी है, अदरवाइज ITR 4 आप भर सकते हैं। GST परचेज, दोस्तों GST के साथ में आपको पता होगा GST 2A और 2B की रिटर्न्स होती हैं जहां पे आपका इनपुट वगैरह शो करता है। इसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको इसको दिखाना है कि आपने इतनी परचेज की ITR 3 के अंदर, और ITR 4 है तो वहाँ पे मोस्टली आपकी परचेज जाती ही नहीं है, आपकी सेल और स्टॉक जाता है। तो इस तरह से GST की परचेज को भी दिखाना सुनिश्चित करें। अब आ जाता है दोस्तों विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल, सेक्शन 115BB। यहाँ पे दोस्तों आपको स्पेशल इनकम है ये आपकी। मैं आपको बता दूं ITR 1 आप यहाँ पे नहीं भर पाएंगे, ITR 4 आप यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है, और ये आपका 30% टैक्सेबल है फ्लैट पे। तो ITR 2 या 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर उन्होंने TDS 30% आपका काट भी लिया है तो इसका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% और भरना पड़ेगा। और दोस्तों आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको सरचार्ज भी देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से लॉटरी की इनकम को आपको दिखाना है। अब एक और ट्रांजैक्शन दोस्तों, रिसीट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन हो गया, इस तरह के कोई भी लेन देन करते हैं मोस्टली ये P2P के अंदर ही होते हैं। तो ये भी आपकी स्पेशल रेट इनकम है, 30% स्लैब रेट लगेगा। ITR 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 4 का फॉर्म नहीं भर सकते, ITR 2 और 3 आपको भरनी पड़ेगी। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, लेकिन दिखाना आपको स्पेशल रेट पर ही इसको पड़ने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों हमने काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस आपके सामने डिस्कस की। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हमसे डिस्कस नहीं हुआ तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अपनी ITR खुद भरना चाहते हैं लेकिन उन्हें कन्फ्यूजन था कि ये डाटा कहाँ पे दिखाएं। और दोस्तों हमसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आपको तो 88,750,42,000 पे आप हमें कॉल, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी हेल्प करने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।